प्रिय बच्चों, विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक दुबे, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स इलाहाबाद से बोर्ड के दृष्टि के तहत कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करना चाहता हूँ। आज हम लोग जो मेन ध्यान देंगे पार्ट 1 में परमाणु की संरचना, फिर न्यूक्लियाई और इसके बाद रेडियोएक्टिवता। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं परमाणु की संरचना पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये चैप्टर है आपका परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो सन 1803 में मिस्टर डाल्टन ने बताया कि पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा पार्ट है, वो है आपका एटम, और एटम से छोटा पार्ट पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 1897 में मिस्टर जे थॉमसन आए, उन्होंने उसके मौलिक कणों की भी बात की, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और उसी समय बेकरल ने रेडियोएक्टिव तत्वों की भी खोज की थी। इसी प्रकार और अन्य साइंटिस्टों ने अन्य बातें भी बताई उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। जो सबसे निकटतम और सही जानकारी दी वो मिस्टर रदरफोर्ड ने दी, और रदरफोर्ड ने 1911 में 1911 में उन्होंने अपनी थीसिस दिया। उन्होंने क्या किया था, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों से बमबारी किया था। सोने की पतली पन्नी, सोने का एटॉमिक नंबर होता है Z=79, और उस पर जब इन्होंने बमबारी किया तो उन्होंने ये देखा कि जो पार्टिकल के पास आकर के थोड़ा सा विक्षेपित हो जा रहा है, अधिकांश इसको पार करके निकल जा रहा है, जो बहुत निकट आ रहे हैं वो अधिक कोण पर, न्यून कोण पर विक्षेपित हो जा रहे हैं, और उस तरह से इन्होंने कुछ निष्कर्ष इस पर निकाला। तो स्वर्ण की, जो सोने की पतली पन्नी पर उन्होंने अल्फा कणों से बमबारी किया था, तो उस पर उन्होंने जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग, जो प्रकीर्णन प्रभाव था, वो क्या था। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट्स। रदरफोर्ड ने क्या किया कि सोने की पतली पन्नी पर, सोने की पतली पन्नी यानी उसका एटॉमिक वेट 79 होता है, और उस पर जब उन्होंने बमबारी किया था, रेडियोएक्टिव तत्व पोलोनियम से अल्फा कणों की उन्होंने बमबारी किया था। अल्फा कण पर अगर आपको पता हो तो +2e चार्ज होता है, ये हीलियम का नाभिक होता है, और इनके कणों से जब इन्होंने बमबारी किया तो उन्होंने देखा कि अधिकांश सीधे निकल गए, 90% सीधे निकल गए। अगर 90% सीधे निकल गए तो उन्होंने पहला निष्कर्ष निकाला, परमाणु खोखला होता है, परमाणु हॉलो स्फीयर, एटम जो है बिहेव एज ए हॉलो स्फीयर, खोखला होता है। उन्होंने देखा कि 10% ऐसे थे जो पास में आके थोड़ा सा डिफेक्ट कर गए, वो अधिक कोण पर भी गए और न्यून कोण पर भी गए। तो उन्होंने देखा कि 1% डिफेक्ट कर गए, और डिफेक्ट तो भाई विचलित तब होंगे जब धन किरणें आ रही हैं, तो मानी बात है ये भी कोई धनात्मक पॉइंट होगा। तो उन्होंने कहा कि परमाणु के मध्य में एक बड़ा सूक्ष्म स्थान होता है जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, और इस नाभिक पर परमाणु का समस्त धन आवेश निहित होता है। तो यह है न्यूक्लियस आपका, और यहां पर परमाणु का समस्त धन आवेश निहित होता है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके केंद्र में होते हैं। फिर उन्होंने देखा कि 1% टकरा के एकदम वापस आ गए, उसी मार्ग पर वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का समस्त भार भी इसके नाभिक में स्थित होता है, अर्थात परमाणु का जो समस्त न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो इसके न्यूक्लियस में ही स्थित होता है। फिर चौथे प्रयोग में उन्होंने देखा कि जो रेस जा रही थी, कहीं ना कहीं हल्की सी स्कैटरिंग, चमक उत्पन्न कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाता है, और तो इतनी चीजें उन्होंने बताई। तब साइंटिस्टों ने उनसे पूछा कि ठीक है कि हम ये भी मानते हैं कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में परमाणु का समस्त धनावेश है, समस्त उसमें द्रव्यमान है, तो अब आप ये बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो एक दिन उसको कुछ ना कुछ ऊर्जा रिलीज कर रहा है,
एक दिन ऊर्जा उसकी ऊर्जा कम होगी और आ करके आग नाभिक में गिर जाएगी। और आपने अपने पहले नियम में बताया कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता न ही उत्पन्न किया जा सकता, तो ये तो आपके नियम का फेल हो रहा है। रदरफोर्ड उस समय माकूल जवाब नहीं दे पाए, इस समय रदरफोर्ड का मॉडल रद्द माना गया। बाद में मिस्टर नील्स बोर आए, तो उन्होंने अपनी सही थीसिस दी। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, जिससे रदरफोर्ड को मान्यता मिल गई। लेकिन नील्स बोर की हाइपोथेसिस पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि अगर परमाणु की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, तो क्यों ना न्यूक्लियस का हम लोग रेडियस निकाल लें। तो हमने ले लिया कि एक ये एटम है, और चलिए सोने की पतली पन्नी है, इसका परमाणु क्रमांक Z है, तो इस पर नाभिक पर आवेश कितना हो जाएगा, प्लस ZE हो जाएगा। और इसके पर रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से एक अल्फा कण हमने तेजी से इसकी ओर प्रक्षेपित किया है। ये भी अल्फा पार्टिकल है, याद रखिएगा, इस पर चार्ज +2 ही है। चलिए, जब ये तेजी से इसके पास जाएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने K दी। जब ये तेजी से इसके पास जाएगा तो इनके बीच में स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा कि जब स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा तो इसका जाना रुक जाएगा और ये उसी मार्ग पर वापस आने लगेगा। जो वह निकटतम दूरी जो इसके निकट तक ये पहुंच जाता है, इसे बोलते हैं नाभि दूरी। नाभि दूरी को हम लोग R0 से दिखा रहे हैं। जो हमने काइनेटिक एनर्जी दी थी K, यही इसके स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जानी चाहिए। स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल हमारा वही फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 upon R। तो Q1 that is ZE, Q2 that is 2E upon R0। यानी अगर हमें R0 निकालना है तो R0 हम यहाँ करेंगे। R0 is equal to ZE² upon 4πε0 into K। काइनेटिक एनर्जी हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, और इससे हम एटॉमिक जो रेडियस उसको हम लोग निकालते हैं। एटॉमिक रेडियस अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो ये आएगी, वैल्यू आएगी 10⁻15 मीटर की कोटि में। इसको हम लोग बोलते हैं 1 फर्मी। तो ये है हमारी 1 फर्मी, यानी न्यूक्लियस की जो रेडियस हम लोग पहले से निकाल लेते हैं। इसकी जो न्यूक्लियस की जो रेडियस आई वो 10⁻15 मीटर की कोटि में है। और हम लोग एटम की जो रेडियस कई प्रैक्टिकल से निकाल सकते हैं। तो एटम की जो रेडियस होती है वो होता है 10⁻10 मीटर कोटि के एंगस्ट्रॉम में। इसका मतलब आप एक चीज समझ सकते हैं कि 10⁻15 मीटर कोटि का ये रेडियस है, एटम है 10⁻10 मीटर का। इसका मतलब न्यूक्लियस की जो साइज होती है एटम की साइज से 1/10,000 टाइम्स छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, यानी 10,000 गुना से छोटी होती है। तो यहाँ तक तो एक छोटी सी चीज हम लोग को समझ में आई स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अब हम लोग आते हैं जरा बोरबरी परिकल्पना देखने के लिए। व्हाट इज नील्स बोर्स हाइपोथेसिस? नील बोर ने अपनी परिकल्पनाएं क्या प्रस्तुत की हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं नील्स बोर हाइपोथेसिस। नील बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। फर्स्ट ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जहां उनका कोणीय संवेग का मतलब MVR उस मुख्य क्वांटम संख्या n के h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर हो। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो सारी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन है, उनका जो एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय संवेग, जैसे हम लोग बोलते हैं कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम उस मुख्य क्वांटम संख्या के h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए। दूसरा उन्होंने जो अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की कि इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों ओर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है वही अभिकेंद्री बल का कार्य करता है। और जब अभिकेंद्री बल के कारण कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमती है तो उस पर कोई ऊर्जा का व्यय नहीं होता है।
अब जरा देखिए, अभिकेंद्री बल ये लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, यानी कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, W इक्वल टू कितना कार्य करेगा, F डॉट डी, दैट इज F D cos 90 एंड दैट विल बी 0। यानी वृत्ति पथ पर घूमते समय, स्थायी कक्षाओं में वृत्ति पथ पर घूमते समय इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार का कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण बल है वही अभिकेंद्री बल का कार्य कर रहा है। ये अभिकेंद्री बल हम लोग फार्मूला जानते हैं v²/r, और आकर्षण बल कूलाम का नियम 1/4πε0 Ze इंटू 2E/r²। तो यानी लगने वाला आकर्षण बल ही अभिकेंद्री बल का कार्य करता है। ये उनकी सेकंड हाइपोथेसिस थी। थर्ड में उन्होंने एक चीज बताया कि जब किसी कारणवश किसी इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है तो यह अपने से ऊंची कक्षा में चला जाता है और तुरंत ही 10⁻⁸ सेकंड में ये लौटता है। तो अपनी प्राप्त ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करते हुए अपनी मूल कक्षा में लौट आता है। यानी जो ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ दैट इज E2 - E1, ये तो फोटोनों के रूप में होगा, दैट इज hν। यहां पर आप hν की जगह hc/λ भी लिख सकते हैं एंड दैट इज ΔE। यानी आप चाहे तो लैम्डा का मान भी निकाल सकते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया hc/ΔE। तो लौटते समय ये अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और इसको भी हम लोग उस विद्युत चुंबकीय तरंग का हम लोग तरंगदैर्घ्य भी ज्ञात कर सकते हैं। ये उन्होंने जो 3 पोस्टुलेट्स दिए क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो दिए, इन तीनों के आधार पर रदरफोर्ड की सारी कमियां मॉडल दूर हो गई और उनकी हर चीज जो उनका स्थायित्व का स्थायित्व में मान्यता नहीं मिली थी, जो उनके रेखीय स्पेक्ट्रम को वो क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे थे, वो उन्होंने सब क्लियर हो गया। अब आते हम लोग देखते हैं कि परमाणु की संरचना की एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग कैसे इसको इस आधार पर हम लोग बनाएं कि परमाणु की संरचना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परमाणु के आकार का आकलन, परमाणु के आकार का आकलन या परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना, आप कुछ भी कह सकते हैं, परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण, त्रिज्या का निर्धारण। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड की दृष्टि से। तो इन तीनों पॉइंट को आप एक बार नील्स बोर हाइपोथेसिस पर इन तीनों पॉइंट्स को आप ब्रीफ में एक बार नोट कर लेंगे, इस बार एक बार इसको देख लेंगे जरूर से, क्योंकि हर बार इस पर कोई ना कोई आपके क्वेश्चन वो देगा ही देगा। अब हम लोग आते हैं कि परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण। तो उसको परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण हम लोग इन्हीं के सिद्धांत पर हम लोग करते हैं। तो नील्स बोर ने पहला ये बताया था कि भैया जो है कि किसी भी स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग है mvr, वो उसके मुख्य क्वांटम संख्या के h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो हमने मान लिया दैट इज इक्वेशन 1, जहां व्हाट इज m, मास है, v वेलोसिटी, r रेडियस, n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। n क्या बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या, और h प्लांक नियतांक। h क्या है, प्लांक नियतांक। तो mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो ये इन्होंने पहला सिद्धांत दिया था, इसको समीकरण 1 मान लिए। दूसरा उन्होंने कहा था mv²/r इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाला बल है 1/4πε0 Ze इंटू 2E/r², यही विकेंद्री बल का कार्य करता है। तो अब ये समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण 2 को हम लोग थोड़ा सा ठीक कर लें। एक आर से अब इससे हम लोग रेडियस की निकालने चल रहे हैं, एक आर कैंसिल हो गया, एक आर आपका बचा है यहाँ पर। तो आप जरा देखिए, समीकरण 1 का वर्ग करके 2 से भाग देने पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 का आप स्क्वायर करें, हमें v² रिमूव करना है।
तो m² v स्क्वायर r स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू n² h² अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, पूरा हम स्क्वायर कर रहे हैं, दैट इज m v स्क्वायर इक्वल टू, यहां से निकाल लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze स्क्वायर ओवर r। एक r बचा, एक r हमारा कैंसिल हो चुका था। अब जरा देखें, एक m हमारा यहां से रिमूव हो गया, 4 पाई स्क्वायर, एक पाई आपका यहाँ बच जाएगा, एक पाई रहने दीजिएगा, ये कैंसिल हो गया। और तो अब यहाँ जरा देखिए क्या बच रहा है आपका, v स्क्वायर से v स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो r स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप ध्यान दें r स्क्वायर बचा क्या आपके पास, तो r स्क्वायर इक्वल टू n² h² अपॉन पाई 2 पाई ze स्क्वायर इंटू r से r आप चाहे कैंसिल कर सकते हैं, एक तरह से 2 पाई भी नहीं बच रहा आपका, चलिए ठीक है। तो ये हो गया r से एक r कैंसिल, r इक्वल टू, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया आपका, तो h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई ze स्क्वायर इंटू n²। एक चीज अब आपको यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी, अगर हम एक ही एटम की बात करें तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, यानी आपको एक चीज यहाँ पे मिलेगी, r इज प्रोपोर्शनल टू n²। यहाँ देख के अब आप एक परमाणु की परिकल्पना कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर की परिकल्पना कर सकते हैं कि जो r जो है उसकी मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, r1 अनुपाते r2 अनुपाते r3 अनुपाते r4। अगर हम त्रिज्याओं का बात करें तो 1 अनुपाते 4 अनुपाते 9 अनुपाते 16 अनुपाते 16। तो अगर एक त्रिज्या हमारी परमाणु में, पहली त्रिज्या बहुत पास में x दूरी पर है, दूसरी 4x दूरी पर होगी, तीसरी 9x की दूरी पर होगी, चौथी 16x की दूरी पर होगी, एक छोटी सी परिकल्पना आपके दिमाग में आ जाएगी। तो ये थी हमारा आधुनिक जो परमाणु है उसकी संरचना के बारे में। अब हम लोग जरा देखते हैं कि यदि हमको रेडियस मिल गया है तो अब हम उसके बारे में देखते हैं उसका वेग क्या होगा। अब इसके बारे में हर एक स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की हम लोग सभी चीज उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अगर हमसे कह दिया जाए उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो भैया हम लोग पहला इक्वेशन फिर से लेते हैं, mvr इक्वल टू nh/2 पाई, यानी r, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फार्मूला मिला nh/2 पाई m इंटू 1/r। r की वैल्यू अभी आपने देखी थी, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए, दैट इज nh/2 पाई m इंटू r की जगह क्या लिखे, n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ze स्क्वायर। यहाँ से nh ये कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, और अब हमको मिला यहाँ पर m ze स्क्वायर, m भी हमारा कैंसिल है, सॉरी m भी हमारा कैंसिल है, तो अब हमें मिला ze स्क्वायर अपॉन h एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/n। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको और भी समझ में आएगी कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। जो स्थायी कक्षाओं में घूमते समय, ऊर्जा स्तरों में घूमते समय जो इलेक्ट्रॉन की चाल है वो 1/n है, यानी अगर हम n का मान रखा जाए तो अनुमत स्थायी कक्षाओं में जो उनकी वेलोसिटी मिलेगी, स्थायी इलेक्ट्रॉनों की जो और वेलोसिटी मिलेगी तो वो इनके रेशियो में है, यानी दैट इज 1/1, दूसरे में 1/2, तीसरे में 1/3 एंड फोर्थ में 1/4 एंड सो ऑन। तो रेखीय वेगों का जो चालों का अनुपात है वो ये रहेगा, पहले में तो v वेलोसिटी जा रही है, दूसरे में v/2,
थर्ड में v/3, फोर्थ में v/4 और इस तरह से उनकी चालों का अनुपात घटता जाएगा। परमाणु की संरचना जब हम लोग पढ़ रहे थे तो न केवल त्रिज्या के बारे में देखें बल्कि परमाणुओं की त्रिज्या निकाले, परमाणु की वेलोसिटी निकाले। अब हम लोग चलते हैं कि जो स्थायी कक्षाओं में घूम रहे इलेक्ट्रॉन उनकी टोटल एनर्जी है कितनी, उनका क्या फॉर्मूला है। तब हम लोग फिर उनकी संरचना के बारे में देखेंगे, स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब जरा देखें, अब हम लोग देखेंगे कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा, स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा। तो चलिए पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला जानते हैं, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, 12mv²। तो अगर आप इसमें परिकल्पना में देखेंगे तो हम लोग दूसरी परिकल्पना में पढ़े थे v²/r = 1/4πε0 Ze × 2e/r²। एक r से एक r कैंसिल, तो हम v² की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं और ये वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई कि 12, और ये हो गई Ze²/4πε0 इंटू r। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब जरा देखें, दैट इज 2e करेंगे, Ze × 2e। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 Ze नाभिक का आवेश इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन रेडियस r। यानी कितना आ गया हमारे पास, -Ze²/4πε0 इंटू 1/r। ये हमारी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम कुल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी हमारे पास है कितनी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा, टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप जोड़ लें तो ये कितना हो जाएगा, Ze²/8πε0 इंटू r प्लस, इसको जरा देखें तो -Ze²/4πε0 इंटू r। इसको जरा इसमें से करें तो कितनी आ गई एनर्जी, -Ze²/8πε0 इंटू 1/r। 1/r की वैल्यू यदि आपको याद हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यानी हो गया -Ze²/8πε0 1/r, दैट इज r की अगर अभी फॉर्मूला में जो निकाले थे n²h²ε0 अपॉन πmze²। अब यहाँ पे जरा देखें, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया और NH हमारा इधर कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया mz²e⁴ अपॉन 8h²ε0 इंटू 1/n²। अब इस फार्मूले से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो भी स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 1/n² के अनुमत है, यानी अनुमत स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उनके मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि बड़ी तेजी से कम होती है। पहले वाले में 1 है तो दूसरे में 1/4, तीसरे में 1/9, चौथे में 1/16 और इस तरह से उनकी एनर्जी लेवल कम होता चला जाता है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ तक उनकी टोटल चीजें समझ में आई। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोगों ने जो एक चीज यहाँ पे देखा, फार्मूला जो निकाला, वो फार्मूला अब अगर आपको फिर से समझ में आए तो En क्या आ गया आपका, -m
z स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/n का स्क्वायर। यहाँ पर नील्स बोर ने चीजें और भी बताई थी, जो थर्ड लॉ बताया था कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को कारणवश किसी बाहर से एनर्जी मिल जाए तो वो अपनी कक्षा को छोड़ के किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है और प्राप्त ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करते अपनी मूल कक्षा में लौट आता है। कितने समय में? 10⁻⁸ सेकेंड में। इतने सेकंड में वो अपनी मूल कक्षा में लौट आता है। लौटते समय प्राप्त ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है, तो उसकी लैम्डा भी हम लोग ने इससे निकाला था। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2 - E1। जो ऊंची कक्षा में जा रहा है तो इसका मान कितना आ गया, तो यहाँ पे जरा वैल्यू निकाल करके देखें तो कितना आ जाएगा, -m z स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट में 1 अपॉन n2 का स्क्वायर -1 अपॉन n1 का स्क्वायर। अगर हम माइनस अंदर कर दें तो ये हो जाएगा m z स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर -1 अपॉन n2 का स्क्वायर। एंड दैट इज, ये हमारे लिए है डेल्टा ई हमारा h न्यू था, यानी दैट इज h न्यू की जगह हम लिख सकते हैं c/लैम्डा। अगर हम लैम्डा चाहें कि इस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, तो 1/लैम्डा अब हम यहाँ पे कह सकते हैं 1/लैम्डा इक्वल टू m z स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन 8 h स्क्वायर c एप्सिलॉन नॉट h क्यूब एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर -1 अपॉन n2 का स्क्वायर। इसी को अब हम लोग नाम देते हैं रिडबर्ग नियतांक। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिडबर्ग नियतांक। यानी अब हम ये क्या कह सकते हैं कि 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर -1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा कि ये हम लोग ने यहाँ पे लैम्डा का मान निकाल लिया। यहाँ से बस एक छोटी सी चीज आज हम लोग और देखेंगे। क्योंकि आपने अभी देखा है इसका जो फॉर्मूला था E का मान, अगर R की वैल्यू रख दिया जाए तो स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, -RSc अपॉन n का स्क्वायर। जहाँ R रिडबर्ग नियतांक है, H प्लैंक नियतांक है, C प्रकाश की चाल है। R क्या बेटा, रिडबर्ग नियतांक, इसकी वैल्यू 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो ये H प्लैंक नियतांक है, C प्रकाश की चाल है। तो ये फॉर्मूला आपका स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का भी फॉर्मूला आ गया। अब इससे संबंधित चीजें उसको कीजिएगा, चूंकि समय ज़्यादा हो रहा है, और आप अपने प्रश्नों को आप हमें भेजेंगे और ताकि हम उनको तमाम चीज़ों का निवारण कर सकें। आप सेकंड पार्ट में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए शुभकामनाएं।